गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा। यूनिट 3 में आज हम लोग जानेंगे कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस अर्थात सहयोगी अनुदेशन। सहयोग शब्द दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका कारण है कि आधुनिक समय में जीने का ढंग उच्च गुणवत्ता पर आधारित है। एक अकेला व्यक्ति एक काम को उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता जितना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थाएं एक दूसरे की सहायता से कर सकते हैं। दोनों तरफ से कार्य सकारात्मक अंतःक्रिया परामर्श और संप्रेषण से चलता है। जितनी अच्छी अंतःक्रिया परामर्श व संप्रेषण होंगे उद्देश्य उतने ही सरलता से प्राप्त हो सकेंगे। सहयोग कुछ संदर्भों में प्रतिस्पर्धा से अच्छा है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या भाव रखता है, परंतु सहयोग में ऐसा नहीं है। इसमें कल्याण भाव होता है और अंतिम रूप से ये भाव अच्छे संबंध बनाता है। जब एक दूसरे सहयोग को करते हैं, यानी कि जब हम कह सकते हैं कि जब एक समूह दूसरे को सहयोग देता है तो दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव रहता है। शुरुआत से ही यह एक दूसरे को समझते भी हैं। यद्यपि मस्तिष्क में जटिलताएं हो सकती हैं और एक दूसरे के प्रति पसंद और नापसंद का भाव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सहयोग करते हैं और मिलजुल कर काम भी करते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन अर्थात सहयोग के प्रकार। सहयोग के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका डायरेक्ट कोलैबोरेशन प्रत्यक्ष सहसहयोग और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन अप्रत्यक्ष सहसहयोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रत्यक्ष सहसहयोग यानी कि डायरेक्ट कोलैबोरेशन। प्रत्यक्ष सहसहयोग में सभी साधन, योजना, शिक्षण आदि का पूर्ण उपयोग किया जाता है और ये अधिकतम उपयोग इसलिए किया जाता है जिससे इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए उद्देश्य की समीक्षा की जाती है और पुनः निर्धारण भी किया जाता है। सभी के संयुक्त प्रयासों से उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सहयोगी शिक्षण, टीम शिक्षण और सह शिक्षण आदि हैं। सेकंड हम जानेंगे इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन अर्थात अप्रत्यक्ष सहसहयोग। अप्रत्यक्ष सहसहयोग दूसरे संगठनों के शिक्षकों को कक्षा कक्ष में कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। उन्हें केवल बाहरी सहायता और निर्देशन के लिए ही रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर सहयोगात्मक परामर्श, समूह सहसहयोग और शिक्षक की सहायता आदि। सहसहयोग स्वतः नहीं होता है। यह केवल तभी संभव है जब कुछ संगठन इसके बारे में सोचते हैं, इसके लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई संस्था अच्छी है और वह अपने क्षेत्र की अन्य संस्थाओं से आगे बढ़ना चाहती है तो इस उद्देश्य को
पूरा करने के लिए दूसरी संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता होती है। नियम और शर्तें निर्धारित की जाती हैं, इसलिए वह समझौता करते हैं। यदि पूर्ण रूप से सहमत हो जाए तो वह इकट्ठे मिलकर कार्य को करते हैं। अब हम लोग जानेंगे वायरस एस्पेक्ट ऑफ कोलैबोरेशन एफर्ट्स, अर्थात सहसहयोग प्रयास के विभिन्न पहलू। सहसहयोग प्रयास के विभिन्न पहलू जो दिए बताए गए हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोऑपरेटिव टीचिंग, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं सह शिक्षण के नाम से जाना जाता है। सहयोगी शिक्षण में दूसरी संस्थाओं के शिक्षक आपस में एक दूसरे के विद्यालय में आते हैं और उन्हें देखते हैं कि किस प्रकार प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा रहा है। वे शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वे दूसरी संस्थाओं के स्टाफ के साथ बैठकर आसानी से विचार विमर्श करते हैं। यह प्रत्यक्ष सहयोग है। सहयोगी शिक्षण एक ही स्कूल के शिक्षकों में भी हो सकता है। सेकंड हम जानेंगे को टीचिंग और टीम टीचिंग। को टीचिंग या टीम टीचिंग को हम लोग कह सकते हैं सह शिक्षण या टीम शिक्षण। इस शिक्षण में किसी आदर्श संस्था के शिक्षक दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। 2 या 3 शिक्षकों की टीम बनाई जाती है। ये कक्षा कक्ष की अधिगम, व्यूह रचनाओं, सहयोग, समूह अधिगम, विद्यालय शिक्षण, उप विषयों आदि पर निर्भर करता है। ये भी प्रत्यक्ष सहयोग है। अब थर्ड पॉइंट हमारा आता है टीचर असिस्टेंस टीम। टीचर असिस्टेंस टीम को हिंदी में शिक्षक सहायता टीम के नाम से जाना जाता है। इसमें दूसरी संस्था के एक अध्यापक या अध्यापकों की टीम स्कूल में शिक्षक की कक्षा कक्ष संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता करती हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि शिक्षक स्वयं पाठ्यवस्तु के किसी विषय में स्वयं को कमजोर पाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरी संस्थाओं में शिक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह से पूर्ण पाठ्यवस्तु प्रभावशाली ढंग से पूरी हो जाती है। ये संस्थाओं के मध्य अप्रत्यक्ष सहयोग है। चौथा पॉइंट हमारा आता है कोलैबोरेटिव कंसल्टेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सहयोगी परामर्श। इसमें संस्था के द्वारा किसी कमी को पूरा करने के लिए योग्य शिक्षकों से परामर्श लिया जाता है। परामर्श शिक्षक, विद्यार्थियों या किसी के लिए भी हो सकता है, जिससे उन कमियों को दूर किया जा सके और जिनका वे सामना करते हैं। इसीलिए प्रत्येक स्कूल में निर्देशन एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और हमारा अगला पॉइंट आता है पीर कोलैबोरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं सम स्तर सहयोग। इसके अंतर्गत संस्था का सम स्तर समूह अध्यापक के निर्देशन में विद्यार्थियों की सहायता करता है। यह उद्देश्य केंद्रित होता है और वांछित परिणाम लाता है। ये भी अप्रत्यक्ष सहयोग है। फ्रेंड एंड कुक, जो कि शिक्षा शास्त्री हैं, ने सहयोग के लिए जरूरी बातों को निर्धारित किया है, जिनमें से जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार से हैं कि सहयोग एक मनोदशा है,
ये प्रतिभागियों में समानता चाहता है, जिसमें प्रत्येक का बराबर हिस्सा होता है। इसीलिए सबको समान समझना चाहिए। इसीलिए ये टीम के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में टीम के सदस्यों को नेतृत्व भूमिका से नहीं रोकता। लोगों को समूह में जबरदस्ती नहीं मिलाया जा सकता और सही अर्थों में उनसे सहयोग भी नहीं लिया जा सकता। इसीलिए सहयोग स्वैच्छिक होना चाहिए। ये किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इच्छुक पार्टियों के इकट्ठे मिलकर कार्य करने की आवश्यकता को मानता है। सहयोग सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समान और सामान्य बोध पर निर्भर होता है, क्योंकि यह उद्देश्य के प्रति आपसी सहमति को मानता है। सहयोग में सभी सदस्य उद्देश्य के लिए मिलकर और समान रूप से कार्य करते हैं। सहयोग किसी उद्देश्य को लेकर विभिन्न विभागों और मानसिकताओं का मिश्रण है। इसीलिए यह उत्तरदायित्वों और साधनों के साझा करने का महत्व देता है। प्रत्येक सदस्य को निर्णय और कोई समझौता करने का अधिकार होना चाहिए। सभी क्रियाएं सभी सदस्यों की पहुंच तक होनी चाहिए और साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। सफलता पूर्वक सहयोग के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य को असफलता और सफलता दोनों का आनंद लेना चाहिए। वह सब परिणाम के लिए उत्तरदायी है, चाहे ये सकारात्मक हो या नकारात्मक। मात्र एक सदस्य को ना तो श्रेय दिया जा सकता है और ना ही दोषारोपण किया जा सकता है। सहयोग उद्देश्य केंद्रित है और उसे किसी भी शिक्षक की त्रुटियों को नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। सहयोग को पूर्वाग्रह से ग्रस्त या नकारात्मक विचारों और सुझावों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी कोई बात है तो भी ये सकारात्मक भी होनी चाहिए, जिससे पूरी टीम को समाधान करने में सहायता प्राप्त हो और जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य तक पहुंचा जा सके। इसमें विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित एवं आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है और जो सहयोग है वो हमारा उद्देश्य केंद्रित होता है और हम उस उद्देश्य को लेकर अपने पूर्व जो भी काम हमें मिला है उसको हम प्रत्येक सदस्य को असफलता और सफलता दोनों का ही आनंद मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।